हेलो एवरीवन। आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मैसिव स्किल मैकेनिकल में स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को एनएमडीसी का मॉडल पेपर डिस्कस करूंगा, जिसमें कि मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग में हीट ट्रांसफ़र, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग के टॉप 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और उसके आंसर डिस्कस करूंगा। ये हमारा पार्ट 131 है। अगर आपने प्रीवियस पार्ट्स को नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले बता दूं कि अगर आपको इस वीडियो का फ्री में पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मैं आपसे एक और रिक्वेस्ट करूंगा कि आप प्लीज़ इस पूरे वीडियो को पूरा एंड तक देखिए, क्योंकि मैं पूरे 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को एकदम आराम से धीरे धीरे आपको समझाऊंगा। मेरा पर्पज़ आपको क्वेश्चन को समझाना है, ना कि उसे रटाना। तो ठीक है, आराम से समझते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि इन अ वेपर कंप्रेशन सिस्टम द कंडीशन ऑफ रेफ्रिजरेंट इन ड्राई सैचुरेटेड वेपर बिफोर एंटरिंग द कंप्रेसर, आफ्टर लीविंग द कंप्रेसर, बिफोर एंटरिंग द कंडेंसर या आफ्टर लीविंग द कंडेंसर। तो देखिए, जो रेफ्रिजरेंट की कंडीशन है उस पर एक एग्जाम में एक क्वेश्चन आपका रेफ्रिजरेशन से ज़रूर आता है। उसमें क्या होता है बेसिकली कि जब कभी भी आपका जो जितने इक्विपमेंट है रेफ्रिजरेशन सिस्टम में, जैसे कि कंप्रेसर हो गया, कंडेंसर हो गया, इवापोरेटर हो गया, एक्सपांशन वाल हो गया, उन सभी के बाद में जो है ना आपका रेफ्रिजरेंट का जो स्टेज है वो चेंज हो जाता है। कभी लिक्विड से वेपर होगा, वेपर से सैचुरेटेड होगा, तो वो होगा। तो उस केस में क्या है ना, कभी कभी डायरेक्ट पूछता है कि इन वेपर कंप्रेशन सिस्टम व्हाट इज द कंडीशन ऑफ रेफ्रिजरेंट आफ्टर लीविंग द कंप्रेसर। तो कभी कभी डायरेक्ट बोल देता है ड्राई सैचुरेटेड वेपर के केस में क्या रहेगा। तो ड्यूरिंग द केस ऑफ ड्राई सैचुरेटेड वेपर तो वो रहेगा आपका बिफोर एंटरिंग द कंप्रेसर। कंप्रेसर में एंटर करने से पहले रेफ्रिजरेंट जो है वो इस स्टेज में रहता है। अभी चलिए आपको पूरा ग्राफ बना के बताता हूँ। ये ड्राइंग है, देखिए। तो इसमें क्या होता है, तो देखिए सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि कंप्रेसर के बाद जो है जितने भी यूनिट आती है वो उसका हाई प्रेशर साइड कहलाता है, और कंप्रेसर से पहले जो है वो आपका लो प्रेशर साइड कहलाता है। तो जैसे कंप्रेसर का डिस्चार्ज करने से क्या होता है, तो वो आपका सुपर हीटेड वेपर होता है। कंप्रेसर के पहले सैचुरेटेड वेपर पहले ही बता चुका हूँ। उसके बाद में आपका जब कंडेंसर में, अगर आपके देखिए कंप्रेसर के बाद और कंडेंसर के पहले सेम ही केस रहेगा, सुपर हीटेड वेपर। और कंडेंसर के बाद बोलने से तो वो सैचुरेटेड लिक्विड रहेगा। एक्सपांशन वाल के बिफोर में भी अगर पूछे तो सैचुरेटेड लिक्विड रहेगा। एक्सपांशन वाल के बाद में लिक्विड या वेपर का मिक्सचर रहता है, और इवापोरेटर के बाद में आपका सैचुरेटेड एंड सब कूल्ड वेपर के फॉर्म में आ जाता है। तो ये इसका डायग्राम है, आप इसको समझ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है कि इवोपरेटर इज ऑल्सो नोन एज फ्रीजिंग कॉइल, कूलिंग कॉइल, चिलिंग कॉइल, ये ऑल ऑफ दिस। तो देखिए बेसिकली आपका जो इवोपरेटर होता है वो क्या होता है, तो इवोपरेटर में जो कॉइल होता है, ये जो कॉइल है वो किस टाइप की कॉइल होती है, तो वो कूलिंग कॉइल होती है। तो कूलिंग कॉइल रहेगी, तो कूलिंग में आपका फ्रीजिंग भी रहता है, तो फ्रीजिंग भी रहेगा और आपका चिलिंग भी रहेगा, क्योंकि तीनों का पर्पज़ जो है वो सेम है। तो डी इज़ अ करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि ऑयल सेपरेटर इन अ रेफ्रिजरेशन साइकिल इज इंस्टॉल्ड बिफोर कंप्रेसर, बिटवीन कंप्रेसर एंड कंडेंसर, बिटवीन कंडेंसर एंड इवापोरेटर, बिटवीन कंडेंसर एंड एक्सपांशन वाल्व। तो देखिए ऑयल सेपरेटर बेसिकली कौन सी यूनिट होती है, तो ऑयल सेपरेटर जो है ये एक यूनिट है। ऑयल सेपरेटर वो क्या काम करता है कि जो कंप्रेसर से जब कभी भी आपका रेफ्रिजरेंट जो डिस्चार्ज होता है उसमें अगर कुछ ऑयल के पार्टिकल्स रहते हैं तो वो उसको रिमूव करता है। तो ये ऑयल सेपरेटर का जॉब हो गया। यहाँ पे हम जॉब की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर हम बात करें कि ऑयल सेपरेटर जो है वो किसके बीच में होता है। तो ऑयल सेपरेटर आप देखिए ये डायग्राम को ध्यान से, तो उसके ऑयल सेपरेटर के पहले में आपका कंप्रेसर है और बाद में आपका कंडेंसर है, मतलब ये बिटवीन कंडेंसर एंड कंप्रेसर रहेगा। तो बी इज अ करेक्ट आंसर। तो ऑयल सेपरेटर इन रेफ्रिजरेशन साइकिल इज इंस्टॉल्ड बिटवीन कंप्रेसर एंड कंडेंसर। क्वेश्चन नंबर 4 में चलते हैं कि इन लार्ज इंडस्ट्रियल कमर्शियल रिसिप्रोकेटिंग कंप्रेशन सिस्टम रेफ्रिजरेंट वाइडली यूज्ड इज अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड या आर्टोल। यहाँ पे अगर आपका रिसिप्रोकेटिंग कंप्रेशन सिस्टम की जगह में कोई दूसरा कंप्रेशन सिस्टम भी रहे, और अगर यहाँ पे बात करें इंडस्ट्रियल या कमर्शियल के लिए, तो जब कभी भी इंडस्ट्रियल या कमर्शियल पर्पस के लिए को बात करें तो उसमें आपका रेफ्रिजरेंट जो है हमेशा एक ही रहेगा। वो कौन सा रहेगा, तो इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए हम NH3 यानी कि अमोनिया को यूज़ करते हैं। ये हाईली टॉक्सिक गैस होता है, पर उसको एज अ इंडस्ट्री में यूज़ करते हैं क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा सस्ता होता है। और अगर यहाँ पे इंडस्ट्रियल की जगह में होम या फिर घर में या रेफ्रिजरेंट में जो हाउस होल्ड रेफ्रिजरेशन में अगर दिया रहे तो उस केस में आपका R12 यूज़ करते हैं। अगर R12 के अलावा भी एक और रेफ्रिजरेंट होता है जो बेसिकली यूज़ किया जाता है, वो होता है आपका R134A। ये किस में यूज़ होता है, तो ये आपका हाउस होल्ड एप्लीकेशन में यूज़ किया जाता है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं, उससे पहले आपको देख लीजिए रिसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर कैसा होता है। तो ये आपका रिसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर होता है। ये आपका पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट आपने इंटरनल कंबशन इंजन में देखा होगा, कुछ इसी के प्रिंसिपल पे ये काम करता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 5 है कि द ट्रांसफर ऑफ हीट बाय मोलिकुलर कोलिजन इज नोन एज कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन या नन ऑफ दिस। तो देखिए जो ट्रांसफर ऑफ हीट होता है बाय मोलिकुलर कोलिजन, तो मोलिकुलर कोलिजन के केसेस में क्या रहता है, तो वो रहता है आपका कन्वेक्शन। तो बी इज अ करेक्ट आंसर। कंडक्शन जो है वो आपका सॉलिड के केस में यूज होता है, और कन्वेक्शन आपका लिक्विड एंड गैस दोनों के केस में यूज होता है। और रेडिएशन आपका किसी के लिए यूज नहीं होता, ये जो आपका होता है मीडियम टू मीडियम ट्रांसफर होता है।
अभी देखिए यहाँ पे जो हीट ट्रांसफर मैकेनिज्म है देख लेते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे आपका ये कंडक्शन है सॉलिड में, कन्वेक्शन है आपका लिक्विड में, और रेडिएशन जो है, रेडिएशन आपको यहाँ से हीट निकल रहा है और यहाँ पे हीट पहुँच रहा है। बीच का जो एरिया रहता है वो कुछ बिल्कुल अफेक्ट नहीं करता है। ये रेडिएशन का प्रिंसिपल है। क्वेश्चन नंबर 6 है। अभी हम आगे कुछ क्वेश्चन जो हम किससे देखेंगे, तो साइक्रोमेट्री चार्ट से देखेंगे। इसके एग्जाम में क्वेश्चन बहुत सारे बार आते हैं, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है साइक्रोमेट्री चार्ट। तो इन साइक्रोमेट्रिक चार्ट स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी, जिसको कि हम मॉइस्चर कंटेंट बोलते हैं, लाइन्स आर वर्टिकल एंड यूनिफॉर्मली स्पेस, हॉरिजॉन्टल एंड यूनिफॉर्मली स्पेस, हॉरिजॉन्टल एंड नॉन यूनिफॉर्मली स्पेस, या कर्व लाइन। तो देखिए किसी भी साइक्रोमेट्रिक चार्ट में स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी कहाँ पर होता है ये पहले आपको पता होना चाहिए। तो देखिए ये आपका साइक्रोमेट्री चार्ट है, ये आपका ड्राई बल्ब टेम्परेचर है, इधर आपका कर्व में जो है वो आपका रिलेटिव ह्यूमिडिटी है, और ये आपका स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी है। तो स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी का शेप क्या रहता है, तो ये रहता वर्टिकल है, पर जब आप इसको यूनिफॉर्मली स्पेस में या नॉन यूनिफॉर्मली स्पेस में करेंगे तो ये उल्टा हो जाएगा, मतलब वर्टिकल की जगह हॉरिजॉन्टल हो जाएगा। तो हॉरिजॉन्टल एंड यूनिफॉर्मली स्पेस, तो बी इज अ करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है कि द एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या दिया हुआ है, Q इज इक्वल टू रो ए टी का 4 इज कॉल्ड फोरियर इक्वेशन, स्टीफन बोल्ट्जमैन इक्वेशन, न्यूटन रिकमैन इक्वेशन, या जोसेफ स्टेफन इक्वेशन। तो एक्सप्रेशन Q इज इक्वल टू T4, जब कभी भी आपको टेम्परेचर की पावर जो है वो 4 दे तो आप आंख बंद करके स्टीफन बोल्ट्जमैन इक्वेशन लगा सकते हैं, क्योंकि हीट ट्रांसफर की यूनिट में पूरे सब्जेक्ट में जो आपका टेम्परेचर की यूनिट जो पावर 4 है वो सिर्फ और सिर्फ आपका स्टीफन बोल्ट्जमैन में ही यूज़ किया जाता है। अभी हम बात करते हैं यहाँ पे, तो ये इसका पूरा का पूरा डेरिवेशन है, अगर आपको देखना है तो आप इसको स्क्रीनशॉट लेके देख सकते हैं। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है। ये क्वेश्चन भी किससे है, तो ये क्वेश्चन भी आपका साइक्रोमेट्री चार्ट से है। तो यहाँ पे क्या बोला है, हॉरिजॉन्टल एंड नॉन यूनिफॉर्मली स्पेस लाइन ऑन अ साइक्रोमेट्री चार्ट्स इंडिकेट्स ड्राई बल्ब टेम्परेचर, वेट बल्ब टेम्परेचर, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर, या स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी। तो हमने इससे पहले देखा था हॉरिजॉन्टल एंड यूनिफॉर्मली स्पेस, तो वो था आपका स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी के लिए, पर यहाँ पे हॉरिजॉन्टल के साथ साथ नॉन यूनिफॉर्मली बोल दिया। नॉन यूनिफॉर्मली मतलब लाइन आपका ऐसा रहेगा। ओके, तो ऐसा लाइन कहाँ पे है, देखिए तो ये आपका साइक्रोमेट्री चार्ट है, ये लाइन जो है इसकी बात कर रहे हैं, ये आपका नॉन यूनिफॉर्म रहता है, हॉरिजॉन्टल एंड नॉन यूनिफॉर्म। तो ये है आपका ड्यू पॉइंट टेम्परेचर का, मतलब आपका ऑप्शन नंबर सी इज अ करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 में चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 9 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रेफ्रिजरेंट इज हाईली टॉक्सिक एंड फ्लेमेबल, यानी कि इन चारों में से कौन सा रेफ्रिजरेंट है जो कि बहुत ही ज़्यादा जहरीला होता है और साथ ही बहुत ही ज़्यादा ज्वलनशील भी होता है, जिसमें बहुत ही जल्दी आग लग जाता है। फ्लेमेबल, अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, या R12। तो अमोनिया जो है वो हाईली टॉक्सिक होता है, NH3। तो ए इज़ अ करेक्ट आंसर। यहाँ पे बात हो रही कार्बन डाइऑक्साइड की, तो कार्बन डाइऑक्साइड भी आपका इंडस्ट्रियल पर्पज़ में यूज़ किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 में चलते हैं, उससे पहले ये आपका वो सिस्टम का है। क्वेश्चन नंबर 10 है कि यूनिट ऑफ स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, तो ये मुझे ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि पहले ही समझा चुका हूँ। तो W मीटर स्क्वायर 4। ओके, यहाँ पे टेम्परेचर के पावर रहे या कांस्टेंट के पावर रहे, यहाँ पे कांस्टेंट के केस में दिया है, वहाँ पे टेम्परेचर के केस में दिया था तो टेम्परेचर के पावर 4, यहाँ पे कांस्टेंट के केस में दिया है तो कांस्टेंट के पावर 4 देख के आपको स्टीफन बोल्ट्जमैन लगा लेना है। क्वेश्चन नंबर 11 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है कि द एमिसिव पावर ऑफ अ बॉडी डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर, फिजिकल नेचर, वेवलेंथ, या ऑल ऑफ दिस। तो देखिए एमिसिव पावर ऑफ अ बॉडी जो है वो किस पे डिपेंड करता है, तो वो टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है, फिजिकल नेचर पे भी करता है और वेवलेंथ पे भी करता है, मतलब डी इज अ करेक्ट आंसर। अभी हम ग्राफ में देखेंगे तो देखिए यहाँ पे क्या दिया है, तो ये आपका बॉडी टेम्परेचर हो गया, ये आपका आइस हो गया, मतलब आपका फिजिकल नेचर हो गया, आइस, लिक्विड, गैस, ये आपका नेचर हो गया, और ये आपका बॉइलिंग वाटर, मतलब ये आपका वेवलेंथ के बारे में बात कर रहा है। तो आपका तीनों ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन नंबर 12 भी आपका साइक्रोमेट्री चार्ट के प्रोसेस से है कि द डीह्यूमिडिफिकेशन प्रोसेस ऑन द साइक्रोमेट्री चार्ट इज शोन बाय हॉरिजॉन्टल लाइन, वर्टिकल लाइन, इंक्लाइन लाइन, या कर्व लाइन। तो देखिए जब कुछ प्रोसेस होता है जैसे कि ह्यूमिडिफिकेशन, डीह्यूमिडिफिकेशन, तो इन दोनों ही प्रोसेस को मैं आपको समझाता हूँ। तो देखिए बेसिकली आपका ह्यूमिडिफिकेशन प्रोसेस क्या है, तो इसमें क्या होता है, आपका जो स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी है उसको हम इंक्रीज करते हैं, किसमें, ह्यूमिडिफिकेशन में, पर यहाँ पे ड्राई बल्ब टेम्परेचर जो है वो आपका कांस्टेंट रहता है, ये फिक्स रहता है, और ह्यूमिडिटी आप इंक्रीज करेंगे तो वो आपका ह्यूमिडिफिकेशन हो जाएगा। और डीह्यूमिडिफिकेशन में उल्टा होता है, मतलब ह्यूमिडिटी डिक्रीज करते हैं पर टेम्परेचर जो है अभी भी कांस्टेंट रहेगा। तो दोनों केसेस में सिर्फ और सिर्फ ह्यूमिडिटी या तो अप होगा, इंक्रीज होगा, या डिक्रीज होगा, पर टेम्परेचर आपका कांस्टेंट रहेगा। तो इस केस में वो क्या लाइन, तो ये लाइन जो बनेगी वो लाइन कौन सी बनेगी, तो लाइन आपकी वर्टिकल लाइन रहती है, मतलब बी इज अ करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 में चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 13 है कि द वर्टिकल एंड यूनिफॉर्मली स्पेस लाइन ऑन अ साइक्रोमेट्री चार्ट इंडिकेट्स ड्राई बल्ब टेम्परेचर, वेट बल्ब टेम्परेचर, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर, या स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी। तो वर्टिकल एंड यूनिफॉर्मली स्पेस लाइन बोल रहा है,
तो ये किसके लिए यूज़ करते हैं हम, यूनिफॉर्मली स्पेस मतलब हॉरिजॉन्टल में आएगा, तो ये होगा आपका ड्राई बल्ब टेम्परेचर के लिए। अभी ड्राई बल्ब टेम्परेचर कहाँ पे होता है, तो देखिए साइक्रोमेट्रिक चार्ट में ये वाला जो बेसिक सबसे नीचे में जो लाइन है ये आपका ड्राई बल्ब टेम्परेचर का है, तो ये आपका यूनिफॉर्मली स्पेस रहता है, और हॉरिजॉन्टल रहता है तो ये उल्टा हो जाएगा यूनिफॉर्मली के केस में, तो वर्टिकल एंड यूनिफॉर्मली स्पेस। क्वेश्चन नंबर 14 है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है कि फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड, यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड का फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है। फ्रीजिंग पॉइंट वो पॉइंट होता है जिसमें आपका जो रेफ्रिजरेंट है वो फ्रीज होकर के आइस में कन्वर्ट हो जाता है, तो वो टेम्परेचर हर रेफ्रिजरेंट का अलग अलग होता है। तो -56.6, -75.2, -77.7 या -135.8 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये 4 ऑप्शन है, तो आपका जो सल्फर डाइऑक्साइड के लिए करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि -75.2। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो गया। अभी यहाँ पे देखिए, देखते हैं, तो ये आपका बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर कितना होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड, और आपका फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, तो आपका 0 डिग्री सेंटीग्रेड। वैसे ही आपका अगर फ़ारेनहाइट स्केल में देखेंगे तो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट जो है वो आपका फ्रीजिंग है, और 212 डिग्री फ़ारेनहाइट जो है वो आपका बॉइलिंग है, तो ये इसके लिए होगा। अगले क्वेश्चन में चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 15 है कि द रेशियो ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब बाय द, क्या है, द रेशियो ऑफ एनर्जी ऑब्जॉर्ब बाय द बॉडी टू द टोटल एनर्जी फॉलिंग ऑन इट, दैट इज कॉल्ड एब्जॉर्प्टिव पावर, एमिसिव पावर, इमिसिविटी या नन ऑफ दिस। तो ये आपका हीट ट्रांसफर का एक डेफिनेशन है जिसको आपको याद करना पड़ेगा, इसमें कुछ भी शॉर्ट तक नहीं है। तो देखिए रेशियो किसके केस में बोल रहा है, एनर्जी एब्जॉर्ब बाय द बॉडी टू द टोटल एनर्जी फॉलिंग ऑन इट, तो दैट इज कॉल्ड एब्जॉर्प्टिव पावर, तो ए इज अ करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है कि द ह्यूमन बॉडी फील कंफर्टेबल व्हेन द हीट स्टोर्ड इन द बॉडी इज पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो या नन ऑफ दिस। तो कोई भी जो आपका ह्यूमन बॉडी होता है वो कंफर्टेबल फील कब करता है, जब उसके अंदर में जो हीट होगा वो कितना होगा, तो वो जीरो होगा, तो सी इज़ द करेक्ट आंसर। अभी चलिए मैं देखते हैं कि कंफर्टेबल बॉडी के लिए कितना टेम्परेचर होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे अगर जो बॉडी है, ये बॉडी अगर मान लीजिए ये कंफर्टेबल कब फील करेगा, जब यहाँ पे रिलेटिव ह्यूमिडिटी कितना रहेगा 36%, टेम्परेचर कितना रहेगा 24 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर ये दोनों चीज़ें हैं यहाँ पे तो बॉडी जो है आपका कंफर्टेबल करेगा, और अगर इसकी बॉडी का टेम्परेचर जो है वहाँ पे जो हीट स्टोर हो रहा है वो 0 डिग्री होना चाहिए। अगले क्वेश्चन में चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 17 है कि इन अ रेफ्रिजरेशन सिस्टम द एक्सपांशन डिवाइस इज कनेक्टेड बिटवीन द कंप्रेसर एंड कंडेंसर, कंडेंसर एंड रिसीवर, रिसीवर एंड इवापोरेटर या इवापोरेटर एंड कंप्रेसर। तो एक्सपांशन डिवाइस जो है वो किसके बीच में कनेक्ट होता है, तो वो कनेक्ट होता है आपका रिसीवर एंड इवापोरेटर के बीच में, तो सी इज़ द करेक्ट आंसर। अभी डायग्राम में देखते हैं, तो ये आपका एक्सपांशन डिवाइस है, यहाँ पे आपका इवापोरेटर है, और यहाँ पे आपका हीट एक्सचेंजर के बगल में आपका यहाँ पे रिसीवर रहता है, तो सी करेक्ट आंसर है हमारा। क्वेश्चन नंबर 18 है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है कि इन अ डोमेस्टिक वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेटर द रेफ्रिजरेंट कॉमनली यूज्ड CO2, अमोनिया, R12 या ऑल ऑफ दिस। तो हम पहले ही बात कर रहे थे जब मैं आपको अमोनिया के बारे में बता रहा था, क्योंकि अमोनिया जो आपका हाईली टॉक्सिक होता है इसलिए उसको इंडस्ट्रियल पर्पज़ में यूज़ करते हैं, पर हाउस होल्ड की बात करें या डोमेस्टिक पर्पज़ में हम R12 को एज अ रेफ्रिजरेंट यूज़ करते हैं कॉमनली। तो R12 के साथ में एक और रेफ्रिजरेंट है जो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है, उसका नाम क्या है, तो वो है आपका R134A। अगले क्वेश्चन में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, ये R134A जो है इसका क्या है, तो इसका ये आपका केमिकल फॉर्मूला है, ये आपका केमिकल जो इसका स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरह दिखता है। क्वेश्चन नंबर 19 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रेफ्रिजरेंट हैज़ द लोवेस्ट बॉइलिंग पॉइंट, यानी कि इन चारों में से सबसे लोवेस्ट बॉइलिंग पॉइंट जो है वो कौन से रेफ्रिजरेंट का होता है, अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड या R12। तो लोवेस्ट बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो होता है आपका कार्बन डाइऑक्साइड का, यानी कि CO2 का, तो बी इज़ अ करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है कि द अनडिजायरेबल प्रॉपर्टी ऑफ अ रेफ्रिजरेंट इज नॉन टॉक्सिक, नॉन फ्लेमेबल, नॉन एक्सप्लोसिव या हाई बॉइलिंग पॉइंट। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है तो मैं ऑलरेडी हमारे टेलीग्राम ग्रुप में इस क्वेश्चन को ऑलरेडी हम लोग क्विज भी लेकर के आते रहते हैं, तो अगर आपने टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो आप उसको ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आपको अलग अलग क्विज मिलते रहेगा क्वेश्चन की विद डिटेल में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको मुझे नीचे कमेंट करके बताना है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को बिना लाइक करे मत जाइए, शेयर करिए वीडियो को, और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए ताकि आगे आने वाले इंपॉर्टेंट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। नीचे मैंने क्या दिया है, तो नीचे मैंने ऑलरेडी आपके लिए PDF के फॉर्म में आंसर की भी दिया है, ताकि आपको बाद में अगर रिवीजन करना हो